नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग को, जैसे हम लोगों ने देखा होगा पुल पे टी शेप्ड आपने पिलर्स देखे होंगे और आपने राउंड शेप पिलर्स देखे होंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में हमको यहाँ जवाब मिलेगा। आपको जवाब मिलेगा कि क्यों आपके जो माउंटेन्स होते हैं उनका शेप इस तरह से होता है, आपका पिरामिड शेप का क्यों होता है। ठीक है, इन सब के आंसर आपको इलास्टिसिटी देगी। ठीक है, आपके बिल्डिंग जो बनाई जाती है उनके पिलर्स और बीम्स किस तरह से रखे जाते हैं, उन सब का आंसर हमको इलास्टिसिटी बताती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 11th की सेकंड बुक का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम आए बेसिकली इसमें इलास्टिसिटी के बारे में हमको पढ़ना है। इलास्टिसिटी बेटा क्या होता है कि कोई बॉडी कितना जल्दी अपनी शेप एंड साइज को कंप्लीटली रिगेन करती है, वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। जितनी जल्दी कोई बॉडी अपनी शेप एंड साइज को रिगेन करेगा वो उतनी ज़्यादा इलास्टिक मानी जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि विच इज़ मोर इलास्टिक, आयरन और रबर। अब आप सबको तो लगता है रबर ही ज़्यादा इलास्टिक है, पर बेटा एक्चुअली में आयरन ज़्यादा इलास्टिक होता है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है देन रबर। ठीक है, वो जो आपका रबर है दैट इज़ इलास्टोमर। ठीक है, आपके हार्ट में होता है रोटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बेटा क्या आता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, जो किसी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए एलिजिबल फोर्स होता है, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, समझ में आया आपको। और दूसरी चीज जो है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, द फोर्स दैट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। नाउ रीस्टोरिंग फोर्स, अब डिफॉर्म कर दिया हमने बॉडी को, इसके बाद कई बार देखते हैं आपने फोर्स लगाया, जैसे मान लिया आपने रबर की बॉल ली, फुटबॉल ले ली, फुटबॉल को दबाया, फुटबॉल फिर वापस अपने शेप में आने की कोशिश करता है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींचा, तो फिर इसके बाद जब छोड़ते हैं तो उसको जो फोर्स वापस लेके जाता है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो उसको बॉडी को वापस शेप एंड साइज में लाता है। ठीक है, जैसे आपने स्प्रिंग को एक्स एलोंगेशन किया, अब फोर्स लगा के, तो आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो जब इसको हटाएंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, -kx फोर्स लगा के वापस इसको ले जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अब आए बात बेटा इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या होता है कि द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, जो जितना जल्दी कोई अपने शेप एंड साइज को कंप्लीटली और इमीडिएटली लाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। अब देखते हैं प्लास्टिसिटी। इसी तरह इलास्टिसिटी का उल्टा से है आपका प्लास्टिसिटी। जो बॉडी कंप्लीटली अपनी शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो इसमें इलास्टिसिटी पढ़ने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हमने देखा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या होता है कि जो शेप एंड साइज को रिगेन करता है। अब बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमको यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसकी यूनिट भी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा आपने देखा होगा प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है आपका वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस आपका क्या होगा, बहुत जगह आपके सिग्मा लिखा होगा, ये होगा रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, दैट इज F/A, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस कितनी तरह से होता है, जैसे किसी बॉडी को आप खींचेंगे तो वो लंबी हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस आपका बेसिकली पहला आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे मान लिया आपने कोई बॉडी है, इस पे आपने यहाँ पे ये फिक्स है, इस पे आपने F फोर्स लगाया और इसमें इलोंगेशन हुआ। ठीक, इसका एरिया A है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हो जाएगा दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया इज πr²। अगर आपका सिलिंड्रिकल वायर है तो एरिया की जगह पे क्या रख देंगे, πr²। ठीक है, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसी को कई बार हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस। जिसमें लेंथ आपकी बढ़ेगी वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा आपका इसी लॉन्गिट्यूडिनल का ही पार्ट है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में होता है बेटा, जैसे मान लिया एक बॉडी है, ये यहाँ पे फिक्स है, आपने इस पे F फोर्स लगाया और ये क्या हुआ, कंप्रेस हो गई। तो जब बॉडी कंप्रेस होगी तो उसे हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसका भी फार्मूला सेम, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। ठीक है, दूसरा
आपका स्ट्रेस जो आएगा वो आपका यहाँ पे देखा आपने किस में चेंज करा रहा है, लेंथ में, ठीक। अब इसके बाद दूसरा आता है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बेटा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि बेसिकली ये प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज कराता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, ये भी होगा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, जो बेटा वॉल्यूम में चेंज कराएगा। तो इसका भी हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रेशर कह सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम में चेंज कराएगा बेसिकली। तो ये क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तीसरा है बेटा आपका शियरिंग स्ट्रेस। तीसरा बेटा होता है शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस बेटा क्या होगा, जैसे मान लिया आपने क्या कर दिया, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। सिलेंडर का हम क्या करते हैं, बेस को फिक्स कर दें इस तरह से। सिलेंडर का बेस आपका क्या है, फिक्स। इस पे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ठीक। तो क्या हुआ, ये अपनी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये अपनी जगह से जो डिस्प्लेस हो गया, बेस फिक्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये बेटा जो फोर्स लगाने पर क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा आपका टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स जो लगाया आपने पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये शियर हो गया, मतलब थोड़ा खिसक गया। जैसे आप बुक पे फोर्स लगाए, जैसे मान लिया मेरे पास एक बुक है, देखिए इस बुक का अगर मैं बेस फिक्स कर दूं बेटा, ऐसे धक्का दूं, तो देखिए ऊपर वाला डिस्प्लेस हो रहा है, ये चीज़ है शियर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये है आपका शियरिंग स्ट्रेस। तो तीन तरह का बेसिकली हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। आपको सबको बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये हो गया स्ट्रेस के बारे में। अब थोड़ा बेटा हमको समझना ये है कि कैसे रिस्टोरिंग फोर्स को हम लेते हैं, कि कौन सा फोर्स स्ट्रेस कॉज करता है, मीन्स खिंचाव पैदा करता है, ठीक। जैसे मान लिया हम कहें कि आपका कहीं पे एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस पर हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इधर भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन। अब इसमें बेटा आपको लग रहा होगा 10 - 10 0, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो दो पार्टिकल के बीच की दूरी को एक्सटेंड करता है, जो इन दोनों पार्टिकल, यानी यहाँ पे स्ट्रेस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन एरिया, ठीक। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें ध्यान से, अगर मैं इधर की तरफ लगा दूँ 20 न्यूटन और यहाँ पर लगा दूँ 10 न्यूटन। अब यहाँ पे देखना होगी आपका जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स देखिए बेटा 10 कैंसिल हो रहा है और 10 न्यूटन इसमें क्या कॉज करेगा, एक्सेलरेशन, ठीक। तो जो 10 फोर्स है जो एक दूसरे में खिंचाव पैदा, बेसिकली आपको स्ट्रेस के लिए देखना है जितना फोर्स आपका खिंचाव पैदा कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 10 न्यूटन ही खिंचाव पैदा कर रहा है, 10 इधर खींच रहा है, 10 इधर खींच रहा है, बाकी जो बचा वो तो उसको आगे एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे, अगर हम जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना आएगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स आपका 10 ही न्यूटन आएगा। थोड़ा ध्यान देना रहेगा इस तरह की क्वेश्चंस में कि अगर दोनों तरफ इधर 20 इधर 10 न्यूटन लगाया गया तो यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाला फोर्स होगा, खिंचाव पैदा करने वाला, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है बेटा, देखिए स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ change in configuration to the original configuration, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको मैं साइलेंस से लिख लूँ तो ये क्या होता है, चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक। तो चेंज अब जैसे कितनी तरह का हो, पहला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपने देखा बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाने पे क्या होता है, लेंथ में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा L/L। ऐसे दूसरा आपका क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
इसमें क्या होता है, आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये माइनस डेल्टा वी बाई बी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, इसलिए माइनस लगा देते हैं। तीसरी चीज़ जो आया बेटा शेयरिंग स्ट्रेन, इसको ज़रा ढंग से समझना है। शेयरिंग स्ट्रेन को हम कई बार थीटा लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। अब इसको कैसे समझेंगे बेटा, मान लिया आपका एक क्यूब था, मैं एक फेस बना रहा हूँ उसका, आपने इस पर स्ट्रेस लगाया, कैसा, शेयरिंग स्ट्रेस, तो ये ऐसे इतना खिसक गया। सपोज ये इतना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे एंगल कितना हुआ, थीटा डिस्प्लेस हुआ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो ये खिसका दैट इज एक्स, ये एल, तो ये थीटा आपका क्या होगा बेटा, आर्क अपान रेडियस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर्क को एक्स लिख दिया अपॉन एल, तो ये कई बार थीटा लिखा मिलेगा, कई बार एक्स बाई एल मिलेगा। जो आपकी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आगे जाके पढ़ेंगे उन सब में ये चीज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को बताता है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन जब नहीं झेल पाएगा तो फ्लो करेगा। कोई भी फ्लूइड तब बनेगा जब वो शेयरिंग स्ट्रेस को झेल नहीं कर पाएगा। जब हम शेयरिंग स्ट्रेस, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम, उससे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेगी, ठीक। तो ये चीज़ है, आपने नोट कर लिया होगा बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, हम एक्सपेरिमेंटली समझें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। किसको समझें हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। अगर देखें बेटा ध्यान से, हम एक्सपेरिमेंटली कहीं पे जब ग्राफ बनाएंगे, इधर बना दिया स्ट्रेस, इधर बना दिया स्ट्रेन, ठीक। अब देखिए हम जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। कुछ देर तक आपने देखिए, अगर रबड़ का एग्जांपल लें तो कुछ देर तक आप खींचते हैं तो वो खींचे वापस आएगा, ठीक है। तो जहाँ तक कोई बॉडी खींचने पे वापस आ जा रही है वो क्या है, उसकी इलास्टिक लिमिट, ए पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इलास्टिक लिमिट, ठीक। फिर ए से हमने देखा कुछ और बढ़ाया तो यहाँ पे एक बी पॉइंट मिलेगा जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसकी। उसके बाद क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, बॉडी पे जब स्ट्रेस लगाएंगे तो खिंचाव पैदा होगा और वापस आने के समय वो कम्प्लीटली वापस नहीं आ पाएगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेन उसमें बचा रहेगा। समझ में आई बात। हम जैसे किसी बॉडी को पहले खींच रहे थे, वापस अपनी शेप में कम्प्लीटली आ जा रही थी, हमने खींचते रहे, एक टाइम के बाद हमने और स्ट्रेस बढ़ाया तो उस पर एक परमानेंट इलोंगेशन आ जाएगा, उतने से ज़्यादा वापस नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, कुछ दूर तक ये आपका इस तरह से ऐसे चलेगा, ये सी पॉइंट आप कह सकते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल। उसके बाद ज़्यादा, मतलब उसके बाद आपने ज़रा सा स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ठीक। फिर यहाँ पे एक आएगा आपका डी, जिसको कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। और इसके बाद यहाँ पे ई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम कह सकते हैं परमानेंट, यहाँ तक है परमानेंट लिमिट। यहाँ पे क्या होगा, कुछ बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक। उसके बाद बॉडी कंप्लीटली वापस नहीं आ पाएगी। ए तक क्या हो रहा है, बॉडी कंप्लीटली वापस आ रही है, ठीक। तो अब बी क्या है, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब वहाँ के बाद क्या होगा, आपने खींचा तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेन पैदा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सी डी, ये इलास्टिक रीजन है पूरा, डी तक क्या है आपका इलास्टिक, यहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन बस बात ये है कि जरा सा स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है और कंप्लीटली बॉडी वापस नहीं आ सकती। अब डी ऐसा पॉइंट है कि इसके बाद जरा सा हल्का सा किन्नी सा फोर्स हमने लगाया तो क्या होगा, बॉडी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। वो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक। अब इसमें ये तो आपका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जैसे पूछा जाता है ब्रिटिल और डक्टाइल, डक्टाइल और ब्रिटिल। तो बेटा डक्टाइल मटेरियल वो होता है जिसको हम खींच के लंबा कर सकें और क्या होना चाहिए, जिसको हम तार में बना सकें, ठीक। तो ब्रिटल जो क्या होगा, अगर जो ये डी पॉइंट है, अगर डी सेपरेशन मोर, जितना डी का सेपरेशन ज़्यादा होगा मटेरियल उतना ही डक्टाइल होगा। कहीं पे कंपेयर करना होगा, आप देखेंगे डी अगर ज़्यादा है ये लेंथ आपकी अगर ज़्यादा है तो वो डक्टाइल होगा। ब्रिटल का होगा जिसमें ज़रा सा फोर्स लगाए तुरंत टूट जाए, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो होगा डी सेपरेशन लेस। अगर आपका डी का सेपरेशन लेस है तो वो ब्रिटल होगा मटेरियल, अगर डी का सेपरेशन बेटा ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, डक्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आप ध्यान से देखिएगा, डी का सेपरेशन बड़ा है आपको तो आप दिखेगा आपका
सेपरेशन मोर है तो वो डक्टाइल, ब्रिटल कौन हो जाएगा, जी के सेपरेशन लेस। अब एक चीज़ होता है बेटा विच मटेरियल हार्डर, तो आप ध्यान दीजिएगा ग्राफ पे, ये ऊंचाई देखिएगा जिसका क्या होना चाहिए, देखिए हम लिख दे रहे हैं हार्डर मटेरियल अगर आपको पहचानना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस हाईएस्ट पॉइंट। अगर बेटा मान लिया मैंने दो कर्व दिया ऐसे, एक कर्व आपको ऐसे दे दिया, ठीक कुछ, दूसरा कर्व ऐसे हमने दे दिया, वो इस तरह से कुछ ऊपर जाके ऐसे, तो आप देखेंगे इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो जिसका स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेस झेलने की क्षमता होगी वो क्या होगा आपका बेटा, हार्डर होगा या स्ट्रॉन्गर होगा मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, हाइट चेक करेंगे कि अगर दो ग्राफ बने, किसी का हाइट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हार्डर होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सकता है, ठीक है, जो नीचे से चला जाएगा वो स्ट्रेस को कम झेल सकता है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कौन हार्डर है, कौन सॉफ्ट है आपका, कौन डक्टाइल है, कौन ब्रिटल है, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बना, ठीक। अब आपने यहाँ तक देखा तो ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक आपने क्या देखा, स्ट्रेस जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली क्या आया, हुक्स लॉ। इन सबको बेटा आप नोट कर लीजिएगा अपने कायदे से, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सब पे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब देखिए हम आते हैं हुक्स लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका आगे की सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। आपने देखा क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, कब तक, इलास्टिक लिमिट के अंदर। जब प्रोपोर्शनलिटी आप हर घटाते हैं तो क्या हो जाता है, ई इंटू स्ट्रेन आता है, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपने क्या समझ लिया बेटा, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, एक लिमिट के बाद उसके इलास्टिक बिहेवियर बॉडी का कम होने लगता है, तो उसके पहले क्या करेगा बॉडी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक। देखिए ये है, अब कई बार आप देखेंगे कुछ और मटेरियल हैं जिनको कहते हैं इलास्टोमर्स, जिनका ये स्ट्रेन रेंज ज़्यादा होता है, मतलब उन पर जरा सा स्ट्रेस लगा ज़्यादा स्ट्रेन होता है, जैसे रबर। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए आप जब कर्व बनाएंगे तो इस तरह से कुछ कर्व आएगा ऐसे, ठीक, ये आएगा स्ट्रेस, इधर स्ट्रेन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, ये पैराबोलिक ग्राफ आता है। ये किसके लिए है, रोटा के लिए, हार्ट के अंदर, या रबर के लिए। रबर के लिए आप ना, ये क्या होगा, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन, एक्स स्क्वायर होगा, मतलब वहाँ पे जरा सा स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। वो इलास्टोमर्स के लिए होगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जैसे हार्ट के अंदर आपका एरोटा होता है और रबर होता है, कई बार ये पूछा आता है। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, जिनका इलास्टिक रेंज ज़्यादा होता है, मतलब कम स्ट्रेस लगाने पे ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, ठीक है। और वो अपनी लिमिट से ज़्यादा आपके क्या हो सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं, उनका डिफॉर्म, उसके बाद वो वापस अपनी शेप में आ सकते हैं। अब हम आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ पे, ठीक है। तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा जो है वो है यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, इसमें क्या है बेटा, जैसे किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो उसमें क्या हुआ, लेंथ में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ, मान लीजिए इसको डेल्टा लेंथ चेंज हो गई, एफ फोर्स लगाने पे इसका एरिया ए था। तो बेटा क्या होगा, यंग मॉडुलस ई इक्वल टू, अभी वहाँ मैंने देखा था क्या आया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वहाँ से मिला आपका ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये इलास्टिसिटी क्या हो गया, यंग मॉडुलस, ठीक। ये हो गया स्ट्रेस, यहाँ पे बेटा देखिए एफ अपॉन ए लग रहा है इनटू, अब यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अपॉन डेल्टा एल बाई एल, यानी ये निकल के आएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल वायर है, फॉर सिलेंड्रिकल वायर आपको यंग मॉडुलस मिल जाएगा एफ
अब मान लो अगर वहाँ पे वेट सस्पेंड कर दिया कई बार तो mg हो जाएगा। अगर मान लो f की जगह यहाँ पे हमने m मास सस्पेंड किया तो यहाँ mg लिखा मिलेगा आपको इंटू l अपॉन a की जगह पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा l। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कई जगह क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब बेटा हमको बेसिकली यही ढूंढना होगा कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको ये ढूंढना होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जा रहा है कि कोई एक बॉडी है उसको वर्टिकल सर्किल में रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, m मास की बॉडी है उसको वर्टिकल सर्किल में ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। अब इसके जो बेस है यहाँ पे मीन पोजीशन पे इस पॉइंट पे कहा है कि यहाँ पे बताइए इलोंगेशन कितना होगा, इसका यंग मॉडुलस दे दिया जाए। ठीक है, कहाँ पे एकदम नीचे पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए बेटा इस जो टेंशन लगेगा वही क्या करेगा रीस्टोरिंग। तो टेंशन यहाँ पे क्या लगेगा mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। जैसे एनसीईआरटी में आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पॉइंट पे देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg और बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो जो है कि mr ओमेगा स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल टेंशन ये है तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स ये यूज होगा। तो टेंशन अपॉन एरिया कर देंगे। ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल कोई चैप्टर ये नहीं है, बहुत इजी है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किसी को वर्टिकल सर्किल में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराएं और मीन पॉइंट पे आपको पूछे। ठीक, तो ये हो गया आपका यंग मॉडल्स। अब कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि विच इज़ मोर इलास्टिक स्टील और रबर, तो उसका जवाब आपका यही देगा जिसका यंग मॉडल्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा मटेरियल। ठीक है, तो विच इज़ मोर इलास्टिक स्टील और रबर। इसके लिए बेटा क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर 2 बार्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया। सबका लेंथ L है, एरिया A है। ठीक है, हम सेम लेंथ के 2 रॉड्स ले लेंगे। ये मान लीजिए क्या है आपका रबर है, ये आपका क्या है स्टील है। ठीक, दोनों पे हमने क्या लगाया सेम फोर्स से इसको एलोंगेट किया। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, जब आप सेम फोर्स से स्टील और रबर को खींचेंगे तो क्या होगा, रबर में स्ट्रेन ज़्यादा होगा। ये डेल्टा LR हो गया, ये हो गया डेल्टा LS। स्टील में एलोंगेशन कम होगा, रबर में ज़्यादा होगा। तो सिंस वी नो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया सेम है। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा LS, यहाँ हो जाएगा L। फॉर रबर के लिए बेटा देखें तो यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज इक्वल टू FL अपॉन A इंटू डेल्टा LR हो जाएगा। अब देखें अगर हम यंग स्टील अपॉन रबर निकालें तो बेटा आ जाएगा डेल्टा LR अपॉन डेल्टा LS। सिंस डेल्टा LR इज ग्रेटर देन डेल्टा LS, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो जब ये वैल्यू रेशियो ग्रेटर देन, इसका मतलब डेल्टा LR इज बाय डेल्टा LS ग्रेटर देन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग मॉडुलस ऑफ रबर ग्रेटर देन 1। तो यंग मॉडुलस ग्रेटर देन यंग रबर। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा आएगा वो क्या होगा बेटा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। कहीं पे आपको देखना होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, तो आप देख लेंगे उनका स्लोप, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है तो स्लोप देख के आप बता सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा किधर साइड स्ट्रेस लिखा किधर साइड स्ट्रेन। कई बार ध्यान दीजिएगा अगर इधर स्ट्रेस है और इधर स्ट्रेन है तब तो इसका स्लोप सीधे क्या हो जाएगा यंग मॉडुलस। लेकिन अगर बेटा इधर स्ट्रेन दिया है और इधर स्ट्रेस दे दिया है कई बार, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तब ये 1/, हो जाएगा। आप स्लोप देख के आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन का जवाब कि विच इज मोर इलास्टिक स्टील और रबर। ठीक है, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट आता है आपका जो वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस बेटा क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा से डिनोट होता है। ठीक है, ये क्या होगा बेटा हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कई बार आप ध्यान से देखें तो बीटा इज इक्वल टू ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया डेल्टा V/V माइनस के साथ। अब कई बार इसको हम क्या रख देंगे प्रेशर अपॉन डेल्टा V/V माइनस में। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस आपका क्या मिल जाएगा PV अपॉन माइनस
बल्क मॉडुलस आपका मिल जाएगा माइनस पी बी बाई डेल्टा वी। तो कोई समस्या नहीं है इसमें, बहुत आसान फार्मूला है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ गया बल्क मॉडुलस पी वी अपॉन डेल्टा बी। दूसरी चीज़ आती है कंप्रेसिबिलिटी। जो बल्क मॉडुलस है बेटा वो कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल मतलब 1/बीटा हो जाएगा आपका कंप्रेसिबिलिटी। यानी फार्मूले में क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा वी बाई पी बी, कंप्रेसिबिलिटी निकल आएगा आपका। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप बल्क मॉडुलस आसानी से निकाल सकते हैं। इससे आपका डेंसिटी भी कई बार कंपेयर हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी से। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी कंपेयर करेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद बेटा आता है बल्क मॉडुलस का इस्तेमाल आपको जब हम साउंड वेव पढ़ेंगे वहाँ भी होगा। स्पीड ऑफ साउंड लगा लेंगे न्यूटन फार्मूला से। ठीक, अब देखिए यहाँ इसके बाद आ गया बेटा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसी कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा क्या होगा, जी से नोट करेंगे, ये होगा शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, शेयरिंग स्ट्रेन आपका क्या आएगा बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स एरिया अपॉन स्ट्रेन हम लिख सकते हैं थीटा, यानी एफ अपॉन ए थीटा। थीटा को किस में रखना है बेटा, रेडियन में। थीटा हमारा रेडियन में रखा जाएगा। ठीक, अभी आपने देखा था, ये है मान लीजिए इसका बेस फिक्स कर दिया हमने, एक क्यूबॉइड है, इसको ऐसे इधर पहुंचा दिया गया। ठीक, ये आपका इस तरह से डिफॉर्मेशन हो गया, ये आगे खिसक गया बेटा इस तरह से, ऐसे मान लो ऐसे आपका मटेरियल था। तो यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ मान लो कितना खिसका, ये एक्स, और ये हो गया एल। तो थीटा यहाँ से देखेंगे तो ये बेटा एक्स बाई एल यूज कर सकते हैं। ठीक है, थीटा की जगह पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस आपका निकल गया, ये बताएगा उसकी रिजिडिटी को, कितना रिजिड है बॉडी। जितना ज़्यादा शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा उतना मटेरियल आपका रिजिड आ जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक आया पॉइजन्स फार्मूला। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। पॉइजन्स रेशियो ये होता है बेटा ईटा। ईटा क्या होता है बेसिकली बेटी, देखिए बेटा, जब आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मान लिया कोई आपका ये मोटा था, इसको आपने स्ट्रेस किया तो क्या हो गया बेसिकली, ये थोड़ा जब खींचेगा तो पतला हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर इसका डायमीटर डी था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी माइनस डेल्टा डी। ठीक, इसका डायमीटर घटेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायमीटर होता है उसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बेटा ये मॉडुलस ऑफ ये पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी डेल्टा डी बाई डी अपॉन आप कह सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। या कई जगह आपको डायमीटर की जगह रेडियस का मिलेगा तो उससे भी कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल भी कह सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप पॉइजन्स रेशियो भी समझ गए, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आपको मैंने पॉइजन सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज बता दिए। ठीक है, और अब देखिए हम पढ़ते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। अब बेटा मैं वही एक से ले लेता हूँ, उसी से निकाल लूँगा। मान लिया इससे हमने क्या किया, इसको एफ फोर्स लगा के खींचा, इसमें चेंज कितना हुआ, डेल्टा एक्स डी एक्स का। सपोज में चेंज क्या हुआ,
एक्स का, मान लेते हैं इसमें चेंज कितने का हो गया, एक्स का चेंज हुआ, एल लेंथ था, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा डी डब्ल्यू वर्क डन इज फॉर्म एनर्जी, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो क्या देंगे, लिख देंगे हम एफ इंटू एक्स। अब देखिए एफ इंटू डी एक्स लिखते हैं, तो एफ इंटू डी एक्स हो गया आपका। अब फोर्स अगर देखें बेटा, सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस से देखें अगर, तो यंग मॉडुलस इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ए डेल्टा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्स, तो यहाँ से फोर्स निकल के आएगा यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू एक्स बाई एल, क्या हो जाएगा आपका, यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू एक्स बाई एल, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू आपका क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखेंगे बेटा डी डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा यंग मॉडुलस ए बाई एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल क्या बचेगा, एक्स डी एक्स। अब जाएंगे कहाँ से, जीरो से एक्स, पहले एलोंगेशन एक्स था, आप क्या हो गया, जीरो था, आप क्या हो जाएगा एक्स, तो ये आपका निकल के आया यंग मॉडुलस इंटू ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी मिल गया 1/2 यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, टू बाहर आ गया तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा वाई बाई एल भी है अपॉन एल, अब इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे फार्मूले का। बेसिक आपका निकल के आया ये, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी हो गई, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ समस्या हो पूछ लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा रहा हूँ, यहाँ देखिए मैं बना दे रहा हूँ कि इसको आपने एफ फोर्स लगा के खींचा तो इलॉन्गेशन कितना हुआ एक्स, इनिशियल लेंथ थी एल, फोर्स लगाया आपने एफ, ठीक, ऐसा कुछ डायग्राम। अब देखिए इसको और आगे ले जाएं बेटा, तो यहाँ देखिए आपको क्या निकल के आएगा, ये 1/2 यंग मॉडुलस इंटू, हम इसको ऊपर एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर ए इंटू एल और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा अगर हम एक्स बाई एल कहें तो ये चीज़ आपकी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी हो गया, वर्क डन को यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब सिंस स्ट्रेन इक्वल टू एक्स बाई एल, तो ये फॉर्मूला आपका एक तरह से निकल के आ जाएगा, एनर्जी 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, क्योंकि सिलिंड्रिकल वायर है, पाई आर स्क्वायर एच इज वॉल्यूम। अब देखिए यंग मॉडुलस बेटा क्या होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो एक फॉर्मूला दूसरा निकल के आएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये आपका बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी बेसिकली। अब किसी के लिए भी वो बल्क मॉडुलस हो, हम यंग मॉडुलस के लिए डिराइव कर लिए, बल्क मॉडुलस में भी यही फार्मूला यूज करेंगे, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम देखते हैं आगे बेटा, इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हो गया बेटा आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। देखिए इतना आपका मेन आपका था जो पढ़ना था। अब इसके देखिए इलास्टिसिटी के कुछ एप्लीकेशंस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ एनसीईआरटी के, जो आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। आप देखेंगे बुक के एंड में लिखा है कि आप एल शेप या आई शेप ब्रिज में जो होता है आपका एक पिलर्स होते हैं, उसमें क्या होता है बेटा आई शेप, इस तरह से आई शेप पिलर्स आर सुटेबल, देन ये जो आपके पिलर्स इस तरह से आते हैं राउंड शेप। आप देखेंगे पुल जब बनते थे ऐसे राउंड शेप पिलर्स, इस तरह से पिलर्स होते थे ऐसे, ठीक। और ये क्या आई शेप पिलर्स, तो बेटा ये क्या होता है, ये ज़्यादा लोड्स को झेल सकते हैं, ये कम झेल सकता है, इसलिए क्या करते हैं हम ज़्यादातर इस पिलर तरह के पिलर को हम प्रेफर करते हैं, ठीक। और अगर आप देखेंगे ध्यान से, ट्रेन की पटरी आप जाएंगे देखेंगे इस तरह से, रेलवे बार ऐसे बनाए जाते हैं ना, आपने देखा होगा, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, नीचे ऐसे ज़्यादा होता है ऊपर थोड़ा कम, रेल की पटरियाँ इस तरह से बनती हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये भी इसी वजह से होता है, ताकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाले को आपका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसको झेलना होता है, ये मैक्स स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करता है, ठीक है, ताकि एरिया को बढ़ाता है, थोड़ा स्ट्रेस घटता है, नीचे ज़्यादा स्ट्रेस घटाता है, ठीक है, जाके इलास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा लोड को झेल सके, ठीक है। तो इस तरह से राउंड पिलर्स बनाते हैं, ठीक।
अभी देखेंगे क्रेन्स। क्रेन्स में आपने देखा बेटा, क्रेन में क्या होता है कि वायर से हम वेट को उठाते हैं ना। देखिए जो क्रेन्स होती हैं बेटा, क्रेन्स में लगा होता है ऐसे, यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा जो ये आपकी रस्सी बनी होती है लोहे की, तो कभी आपने सोचा कि वहाँ पे पतले पतले बार्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर बेटा रिजिड बार सीधा लगा देंगे हम, अगर हम ऐसा सीधा एक डंडा, तो इसकी क्या होगी, इसकी रिजिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें पतले पतले वायर लपेट के उसको मोटा करते हैं। ठीक, अब इसमें मान लो झिला जैसे W वेट हम सस्पेंड कर रखे हैं, और जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सिग्मा एस। तो क्या होना चाहिए, ये स्ट्रेंथ से आपका वेट कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो W क्या होना चाहिए। अब देखिए यंग मॉडुलस बेटा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, अब मैक्सिमम स्ट्रेन कब होगा, जब लेंथ में चेंज ना हो, यानी डेल्टा L बाई L, ये चीज़ क्या है 1 आए, मतलब यहाँ पे डेल्टा लेंथ में कोई चेंज हो ही ना है। ठीक है, एक तरह से तो आपको कहिए एक तरह से कि आपका लेंथ जो है पहले वही बाद में रह जाए। ठीक, तो आपका उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उस केस में देखिए सिग्मा एस अगर इसकी क्या है, शेयरिंग स्ट्रेंथ है। ठीक, तो गामा इज इक्वल टू सिग्मा एस लिख दिया, और ये क्या होता है बेटा, W अपान एरिया। ठीक है, तो W अपान एरिया, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, जो W होना चाहिए लेस देन इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इन तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कहाँ पे, क्रेन्स को उठाने के लिए। ठीक है, आपके बुक्स में दिया हो। ऐसे आप देखेंगे पुल की बेंडिंग को, अगर आप देखें कि पुल कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, तो उसका बार इस तरह से कुछ होता है ना। देखिए ऐसे, जब इस पर यहाँ पे W वेट सस्पेंड होता है तो इसका शेप कुछ ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक, ऐसे, ये इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये नीचे कितना खत्म गया, डेल्टा। तो ये डेल्टा बेटा क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है W इंटू ये वेट L³ अपॉन 48 इलास्टिसिटी इंटू I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेसिकली यहाँ पे I जो होता है वो होता है VD³ बाई 12। यहाँ पे क्या आता है, VD³। देखिए ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, D इज द उसकी डेप्थ है, जो इसकी मोटाई है वो क्या है आपका D है। मोटाई इसकी क्या होती है D, ब्रेथ हो गई ये, L हो गई लेंथ, ये वाली लेंथ L। बेसिकली इसका शेप इस तरह से कुछ होगा ना बेटा, ऐसे। तो ये वाली चीज़ जो है वो D है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ L है, ये चीज़ क्या है, ब्रेथ है। ठीक, इस तरह से पुल के ऊपर का होता है ना, जो रखा होता है जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो अब यहाँ पे होता है ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, VD³ बाई 12। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये सिग्मा इज इक्वल टू W इंटू L³ अपॉन ये 4 इलास्टिसिटी का पे यंग हो जाएगा, यंग, और ये BD³ 4YBD³ आपका आ जाएगा क्या, ये कितना इसमें डेल्टा मतलब कितना लचक एक तरह से हो सकती है, वो चीज़ भी आपकी निकल सकती है इससे। ठीक, तो ये आपके NCERT में कुछ दिए हैं, उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें आपका और दिया हुआ है कि जो आपका जो शेप है किसका, माउंटेन्स का। बेटा NCERT को बहुत डीपली पढ़ा करिए, कंपटीशन में अगर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो आपका माउंटेन्स हैं उनका शेप ऐसे पिरामिडल क्यों होता है। ठीक, और हाईएस्ट हाइट 10 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक, तो बेटा ऐसा क्यों होता है, देखिए जो यहाँ ऊपर का मटेरियल होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस, जो आपका मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेंथ है, या क्रिटिकल कह सकते हो उसको, क्रिटिकल स्ट्रेंथ को पार नहीं कर पाता, इसलिए माउंटेन्स इस तरह से चिपकता नहीं, वो क्या होता है, मटेरियल सरक जाता है। ठीक है, मटेरियल क्या होता है, सरक के इधर आता है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड पे जाने पे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर H⍴G लगता है, जो कि ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। जब ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है तो मटेरियल क्या होता है, वहाँ से शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से नीचे खिसकता चला आता है, वहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ से कम होता है, लेकिन शेयर की वजह से मॉडल क्या होता है, जो ऊपर का मटेरियल है वो नीचे खिसकता चला जाता है। यहाँ पे डेंसिटी किसकी होगी, मटेरियल की, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है ऊपर की तरफ। ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस काज होता है और मटेरियल सरक के नीचे आता है, तो इसका शेप कैसा हो जाता है, पिरामिड। तो ये सब आपको इलास्टिसिटी बताता है। आप अगर NCERT को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे मैसेज करिएगा। कल मैं आपके इस NCERT के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।